अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ उमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बाईमेटलिज्म, और इसके हम डिस्कस करेंगे मेरिट्स ऑफ एंड डीमेरिट्स ऑफ बाईमेटलिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं मेटलिज्म। द मॉनेटरी यूनिट इज़ मेड अप ऑफ टू मेटल्स। जो मॉनेटरी यूनिट है वो हमारे पास क्या है, टू मेटल से मेड अप बना हुआ है, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। वी कॉल द मॉनेटरी स्टैंडर्ड इज़ बाईमेटलिज्म। जब मॉनेटरी यूनिट में टू मेटल्स का यूज़ होता है, गोल्ड एंड सिल्वर का, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे बाईमेटलिज्म कहते हैं। उसके बाद दे आर द अनलिमिटेड लीगल टेंडर। बोथ मेटल्स आर इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। ये हमारे पास अनलिमिटेड है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मीन्स जैसे कि कॉइन्स एंड बैंक नोट्स आर लीगल टेंडर एंड बट चेक्स एंड क्रेडिट कार्ड्स नोट्स लीगल टेंडर। ठीक है, लीगल टेंडर का आपको समझ आ गया। कॉइन्स एंड बैंक नोट्स आर लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मीन्स मतलब जिन चीज़ से, मतलब चीज़ क्या, मनी से हम परचेज ऑफ गुड्स कर सकते हैं, अशिया को ख़रीद सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, लीगल टेंडर है। सिंपल्स मीन्स है, उसमें हमारे पास कॉइन्स एंड बैंक नोट्स आर लीगल टेंडर एंड बट चेक्स एंड क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट लीगल टेंडर्स। बाई नेक्स्ट में है बाईमेटलिज्म मोस्ट फेमस इन 18th सेंचुरी। यूनाइटेड स्टेट में 18वीं सदी में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट एक्सेप्ट इन 1792, फ्रांस एक्सेप्ट इन 1803। तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जब ये लॉन्च हुआ था, उसका टाइम पीरियड लिखा हुआ है हमारे पास। तो हम नेक्स्ट में चलते हैं, मेरिट ऑफ मेटलिज्म्स। और मेरिट ऑफ मेटलिज्म में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है एडिक्यूट सप्लाई ऑफ करेंसी। एडिक्यूट सप्लाई मीन्स मोर टू मोर सप्लाई। ठीक है, बोथ गोल्ड एंड सिल्वर सर्कुलेट्स फ्रीली। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर इन एनी कॉन में फ्रीली सर्कुलेट्स होते हैं। नो चांस टू बिकम शॉर्ट इन सप्लाई। ठीक है, एडिक्वेट ऑफ सप्लाई ऑफ करेंसी मतलब मोर टू मोर सप्लाई इन एनी इकॉनमी, नॉट शॉर्ट सप्लाई इन एनी इकॉनमी। गोल्ड एंड सिल्वर की सूरत में मोर टू मोर सप्लाई होती है। क्या होती है, मोर टू मोर सप्लाई इन एनी कंट्री। सप्लाई की कभी भी शॉर्टेज नहीं होती किसी भी किस्म की कंडीशन में। तो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, मेरिट ऑफ मेटलिज्म का, एडुकेट सप्लाई ऑफ करेंसी, मोर टू मोर सप्लाई इन एनी कंट्री, बोथ गोल्ड एंड सिल्वर सर्कुलेट्स फ्रीली इन एनी कंट्री। गोल्ड और सिल्वर सर्कुलेट क्या होता है, फ्रीली होता है, बगैर किसी डिस्टिंक्ट से, रुकावट से फ्रीली सर्कुलेट्स होता है इन इकोनॉमी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी, वो है प्राइस स्टेबिलिटी। अब प्राइस स्टेबिलिटी में हमारे पास है इंटरनल प्राइस लेवल लिंक्ड प्राइस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जो इंटरनल प्राइस होती है यानी किसी भी कंट्री के अंदर, वो किससे लिंक होती है, गोल्ड एंड सिल्वर। प्राइस ऑफ गोल्ड डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस ऑफ गोल्ड डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई मीन्स एवरीथिंग्स। जो प्राइस है वो डिपेंड किस पे करती है, उसकी डिमांड ऑफ सप्लाई पे डिपेंड करती है। जब भी किसी चीज़ की डिमांड में आपको पता है इजाफा होता है, लोग किसी चीज़ को ज़्यादा तलब करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी प्राइस क्या होती है, उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जब भी किसी चीज़ की डिमांड में इजाफा होगा तो उसकी प्राइस में भी क्या होगा, इजाफा हो जाएगा, क्योंकि लोग उसको ज़्यादा मांग रहे हैं, ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। डिमांड इंक्रीज, द प्राइस इज़ इंक्रीज। वो यही कह रहा है, प्राइस ऑफ गोल्ड डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है प्राइस। उसके बाद है द आउटपुट सिल्वर रोज
गोल्ड फेल। अब फॉर एग्जांपल आउट ऑफ सिल्वर्स की प्रोडक्ट मार्केट में अगर बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, गोल्ड फेल। गोल्ड की प्रोडक्ट को सिल्वर की प्रोडक्ट के बढ़ने की वजह से गोल्ड की प्रोडक्ट कम हो जाएंगी, क्योंकि जब आउटपुट ऑफ सिल्वर यानी आउटपुट बेहतर समझते हैं कि किसी भी चीज़ को बनाने के बाद जो प्रोडक्ट तैयार होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आउटपुट कहते हैं। जब वो आउटपुट ऑफ सिल्वर रोज, गोल्ड क्या होगा, गोल्ड में फेल कमी आ जाएगी। फेल द प्राइस ऑफ सिल्वर, राइज द प्राइस ऑफ गोल्ड। अब जब सिल्वर की प्राइस में कमी आएगी, सिल्वर की प्राइस कम होगी, तो क्या होगा, गोल्ड की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टेबल प्राइस ऑफ सिल्वर। अब इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इन 20th सेंचुरी फेल द प्राइस ऑफ सिल्वर। 20वीं सदी में सिल्वर यानी चांदी की प्राइस में कमी आ गई। सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री डिसएडवांटेज इन द ट्रेडिंग गोल्ड स्टैंडर्ड कंट्री। अब उनमें जो डिसएडवांटेज था वो सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री के लिए था, क्योंकि प्राइस ऑफ सिल्वर फेल, प्राइस ऑफ सिल्वर कम हो गई थी। और उसके अगेंस्ट क्या हुआ था, इन द जो सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री थी डिसएडवांटेज इन ट्रेडिंग गोल्ड स्टैंडर्ड कंट्रीज़, उन्हें बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़ा था गोल्ड स्टैंडर्ड कंट्रीज़ में जब वो ट्रेडिंग करते थे। अच्छा, इंक्रीज द डिमांड ऑफ सिल्वर एंड राइज इट्स प्राइस। अब उसके बाद क्या हुआ, जब इंक्रीज़ हुई डिमांड, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था, प्राइस क्या हुआ था उसकी, सिल्वर की डिक्रीज़ हो गई थी। तो प्राइस जब डिक्रीज़ हुई थी तो उसकी लोग ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था सिल्वर की प्रोडक्ट को ज़्यादा इस्तेमाल, क्योंकि वो प्राइस में कम था। तो जब किसी चीज़ का मुसलसल और कंटिन्यूसली लोग इस्तेमाल करेंगे तो उसकी डिमांड में इजाफा होगा। जब डिमांड में इंक्रीज द डिमांड्स ऑफ सिल्वर एंड राइज इट्स प्राइस, तो फिर क्या हुआ, उसकी प्राइस भी बढ़ गई। डिमांड के बढ़ने से इंक्रीज द डिमांड ऑफ सिल्वर एंड राइज इट्स प्राइस, डिमांड के बढ़ने से सिल्वर की उसकी प्राइस में भी यानी कीमत में भी इजाफा हो गया। फर्स्ट 20th सेंचुरी में क्या हुआ था कि सिल्वर प्राइस हमारी डिक्रीज़ हुई थी। अब उसमें डिसएडवांटेज फेस किया था किन कंट्रीज़ ने, जो ट्रेडिंग करते थे गोल्ड स्टैंडर्ड कंट्रीज़ थे। अब जब प्राइस डिक्रीज़ हुई, मैंने पहले डिफ़ाइन कर दिया है, तो लोगों ने सिल्वर को मुसलसल कंटिन्यूसली इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें रिज़ल्ट क्या हुआ, जब कंटिन्यूसली लोगों ने इस्तेमाल किया तो डिमांड में इजाफा हो गया सिल्वर की, और फिर क्या होगा, उसकी प्राइस राइज यानी बढ़ गई। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबल एक्सचेंज रेट्स। अब एक्सचेंज रेट बाई मेटलिज्म जो है हमारे पास वो हेल्प करता है इन स्टेबल एक्सचेंज रेट बिकॉज द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फिक्स्ड। अब एक्सचेंज रेट, किसी भी चीज़ को एक्सचेंज रेट का मतलब है किसी के साथ तबादला, मतलब गुड्स का गुड्स के साथ जो एक्सचेंज रेट्स फिक्स। एक्सचेंज रेट फिक्स मीन्स हमें पता है कि कितनी क्वांटिटी हम चांदी के बदले अगर एक्सचेंज करेंगे कितनी क्वांटिटी में हमें गोल्ड्स आएगा। अब आपको बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में गोल्ड्स एक तोला सिंपल उसकी प्राइस है मेरे ख़्याल में 2 लाख तकरीबन 60,000, 55 से 60,000 के दरमियान है। अब उसके अगेंस्ट आप अगर चांदी यानी सिल्वर की देख लें तो वो मेरे ख्याल में लगभग होगी तकरीबन 2500 से 3,000 के दरमियान। तो हमें पता है कि हम एक्सचेंज रेट्स स्टेबल इस तरह से है कि हमें पता है कि 1 तोला गोल्ड के इवज़ हमें कितने तोले चांदी देना पड़ेगा। तो एक्सचेंज रेट फिक्स है क्योंकि हमें उनकी प्राइसेस का पता है दोनों की। अब नेक्स्ट में हमारे पास है इनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड इन 2 वेव्स, ठीक है। उसके हमारे पास 2 वेज हैं। फर्स्ट हमारे पास है एक्सचेंज स्टेबिलिटी बिटवीन द कंट्री
फर्स्ट क्या है, एक्सचेंज स्टेबिलिटी बिटवीन द कंट्री, कंट्री के दरमियान स्टेबिलिटी है एक्सचेंज के दौरान। एंड सेकंड बायमेटलिज्म ट्रेड रिलेशन विद एनी कंट्री। सेकंड हमारे क्या क्या, सेकंड बायमेटलिज्म ट्रेड रिलेशन विद एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के साथ बायमेटलिज्म रिलेशन है। बायमेटलिज्म सिल्वर एंड गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। अब आगे मैंने डिफाइन किया है उसको कि बायमेटलिज्म आपको याद रहे क्या है, सिल्वर एंड गोल्ड स्टैंडर्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इजी टू कीप कैश रिजर्व। अब इजी टू कीप, आसान है कैश रिजर्व की कंडीशन सूरत हाल में हमारे पास गो देखें आगे क्या है हमारे पास, गोल्ड एंड सिल्वर इज इजी टू लीगल टेंडर। गोल्ड एंड सिल्वर क्या है, मैंने फर्स्ट में ही डिफाइन किया कि इजीली लीगल टेंडर है, जैसे कि कोइंस एंड करेंसी नोट्स लीगल टेंडर है, इसी की तरह हमारे पास गोल्ड एंड सिल्वर भी लीगल टेंडर है अंडर द बायमेटलिज्म। बायमेटलिज्म में इट इजी टू कीप मिनिमम कैश रिजर्व अगेन द लाइबिलिटीज गोल्ड एंड सिल्वर। आसान है कैश रिजर्व की सूरत जो अगेंस्ट लाइबिलिटीज आइदर गोल्ड एंड सिल्वर कोइंस, आसानी से हम कैश रिजर्व की कंडीशन में इसे रख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनकरेजमेंट टू प्रोडक्शंस अंडर बायमेटलिज्म अंडर मॉनेटरी सिस्टम। यहाँ पे देखें अंडर बायमेटलिज्म एंड अंडर मॉनेटरी सिस्टम सुपीरियर गोल्ड एंड सिल्वर इनकरेज इन प्रोडक्शंस, हेल्प करता है इन प्रोडक्शन में अंडर द बायमेटलिज्म में, ठीक है। अंडर बायमेटलिज्म मॉनेटरी सिस्टम सुपीरियर टू गोल्ड एंड सिल्वर इन प्रोडक्शंस द टोटल मनी। नेक्स्ट में देखें द टोटल मनी सप्लाई इज ग्रेटर देन इट्स डिमांड, द रिजल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लाइन। द टोटल मनी सप्लाई, अब मनी सप्लाई यानी जो करेंसी नोट्स हमारा स्टेट बैंक प्रिंट करके मार्केट में भेजता है वो उसकी बात कर रहे हैं हम। द टोटल मनी सप्लाई इज़ ग्रेटर इन इट्स डिमांड, अगर उसकी डिमांड से वो सप्लाई क्या होगी, ज़्यादा होगी, द रिजल्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, डिक्लाइन होगा। इंटरेस्ट रेट हमारा क्या होगा, बिल्कुल डिक्लाइन हो जाएगा। व्हेन इनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शंस, जो मेन पॉइंट उसने वजाहत की है इनकरेजमेंट टू प्रोडक्शन, जब इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होगा लोगों को पैसा सेव करने के बाद इंटरेस्ट रेट बहुत ही मामूली मिलेगा, तो लोग अपने पैसे को बैंक्स में या अदर इंस्टीट्यूशन में सेव नहीं करेंगे और वो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे एंड प्रोडक्शन करेंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। यही हमारा पॉइंट है इनकरेजमेंट टू प्रोडक्शंस। मेरे ख्याल में ये अच्छे से डिफाइन हो चुका है। अब नेक्स्ट में चलते हैं हमारे पास डीमेरिट्स ऑफ बायमेटलिज्म। अब बायमेटलिज्म के डीमेरिट्स क्या हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है इनइक्वलिटी ऑफ मार्केट रेशो और मिंट रेशो। अब ये देखें बायमेटलिज्म स्टैंडर्ड सक्सेस डिपेंड अपॉन द बायमेटलिज्म, जो हमारा प्रोसेस है गोल्ड एंड सिल्वर वाला, तो ये सक्सेस डिपेंड अपॉन द इक्वलिटी बिटवीन द मार्केट रेशो एंड मिंट रेशो। ये कामयाब उस कंडीशन में है जब मार्केट रेशो और मिंट रेशो इक्वल आ जाए। अब ये मार्केट रेशो को आप देखें क्या है, मार्केट रेशो करंट शेयर्स प्राइस ऑफ पब्लिकली होल्ड कंपनी स्टॉक्स। अब जो लोगों के जो शेयर्स हैं, वो जो पब्लिक के जो शेयर्स होते हैं वो मुख्तलिफ कंपनी और स्टॉक्स में जो होल्ड किए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मार्केट रेशो कहते हैं। अब नेक्स्ट में मेरे ख्याल में मार्केट रेशो को आपका समझ आ गया है, जो हम लोग किसी भी कंपनी या इंस्टीट्यूशंस में अपने शेयर्स को जमा करवाते हैं, होल्ड्स रखते हैं, वो मार्केट रेशो कहलाती है। उसके बाद मिंट रेशो, द प्राइस ऑफ 1 ounce ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय द प्राइस ऑफ 1 ounce ऑफ सिल्वर, ये मिंट रेशो कहलाती है। प्राइस ऑफ 1 ounce ऑफ गोल्ड डिवाइडेड द प्राइस ऑफ 1 ounce ऑफ गोल्ड को डिवाइड किस में करना है, 1 ounce ऑफ सिल्वर में करना है। और 1 ounce ऑफ गोल्ड किसके इक्वल है, वो हमारे पास है जी, ये देखें सामने
$2,637 के इक्वल है। और 1 आउंस ऑफ सिल्वर किसके इक्वल है? $34.7 के। तो वो यही बात कर रहा है कि इनइक्वलिटी ऑफ मार्केट रेशो ऑफ मिंट रेशो। तो यही कंडीशन है कि जो गोल्ड आउंस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और जबकि 1 सिल्वर आउंस किसके इक्वल है? वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसीलिए क्या है, इनइक्वलिटी इसी कंडीशन में है क्योंकि दोनों गुड्स जो हमारे पास हैं गोल्ड एंड सिल्वर वो इक्वल कंडीशन में नहीं है। बिकॉज कंटिन्यूसली इंक्रीज द सप्लाई ऑफ वन मेटल्स, और इसकी मेन वजह ये है कि वो कंटिन्यूसली सप्लाई इंक्रीज हो रही है किसके सॉरी वन मेटल्स की। मेरे ख्याल में ये पॉइंट जो हमारे पास मार्केट रेशो और मिंट रेशो है उसमें बेसिकली एक ही जो कन्फ्यूज़न है वो ये है कि मिंट रेशो द प्राइस ऑफ 1 आउंस ऑफ गोल्ड डिवाइडेड द प्राइस ऑफ 1 आउंस ऑफ सिल्वर। 1 आउंस ऑफ गोल्ड को डिवाइड किया जाता है किस में? 1 आउंस ऑफ सिल्वर में। अब 1 आउंस ऑफ गोल्ड आपके सामने है वो है $2,637 एंड 1 आउंस ऑफ सिल्वर क्या है? $34.7। अब नेक्स्ट में है ऑपरेशन ऑफ ग्रेशम्स लॉ। अब ग्रेशम्स लॉ के बारे में, द मार्केट रेशो ग्रेशम्स लॉ ऑपरेट एंड बायोमेटलिज्म ब्रेक डाउन। तो मार्केट रेशो जो ग्रेशम लॉ है वो बायोमेटलिज्म को क्या कहती है? वो ब्रेक डाउन की कंडीशन कहती है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चीप मनी ड्राइव आउट द डेयर मनी। अब वो जो सस्ता पैसा है वो ड्राइव आउट क्या हो जाता है? वो हो जाता है किसके साथ? डेयर मनी, एक बेहतर पैसे के साथ। और बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी। और बैड मनी यानी जो अच्छी कंडीशन में नहीं होती, जिसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, वो मनी ड्राइव्स आउट क्या हो जाती है? वो गुड मनी के साथ ड्राइव्स आउट हो जाती है। इफ़ सिल्वर become cheaper people use as a medium of exchange। अब देखें, अगर सिल्वर सस्ता हो जाए तो लोग क्या करेंगे? उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। उसी से वो अपना जो सेलिंग परचेजिंग होती है वो उसके साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर किसी इकॉनमी में सस्ती होती है तो उसकी यूज़ इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट में देखें आगे क्या कहता है। एंड कोइंस डिसअपेयर्ड फ्रॉम द एंड गोल्ड कोइंस। ठीक है, अगर सिल्वर हमारे पास बिल्कुल ही लो प्राइस में अवेलेबल आ जाए तो उसका क्या रिज़ल्ट क्या होगा? गोल्ड कोइंस डिसअपेयर फ्रॉम द मार्केट। गोल्ड कोइंस बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे मार्केट से, क्योंकि वो जो सिल्वर है वो आसानी से अवेलेबल आ जाएगा तो लोग उसे ही ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। फिर नेक्स्ट में थर्ड है हमारे पास, नॉट सक्सेसफुल इंटरनेशनली। तो इट इज़ नॉट सक्सेसफुल बिकॉज अडॉप्शंस ऑफ द सेम मिंट रेशो बिटवीन द गोल्ड एंड सिल्वर बाय द कंट्रीज, बाय ऑल कंट्रीज। यहाँ देखें, इट इज़ नॉट सक्सेसफुल, ये कामयाब नहीं हो सकता बिकॉज द अडॉप्शन इन द सेम मिंट रेशो एंड गोल्ड सिल्वर बाय ऑल द कंट्री। अब ये इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि मिंट रेशो गोल्ड एंड सिल्वर इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि गोल्ड प्राइस आपने पहले 1 आउंस देखा है वो किसके इक्वल है? मेरे ख्याल में $2,637 के है, और जबकि सिल्वर हमारे पास है वो ओनली किसके इक्वल है? वो है जी 34.7 के इक्वल है। तो इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं है इंटरनेशनली। इफ़ द कंट्रीज एग्रीड but government not prevent to hold costly metals when its price increase। अब वो कह रहा है if the countries, assume कर रहा है एक बात को कि अगर कोई कंट्री एग्री हो भी जाता है बट
जो लोग होंगे वो ऐसे मेटल्स को होल्ड नहीं रखेंगे, अपने पास नहीं रखेंगे जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है। अब देखें, कोई भी चीज़ अगर कोई भी शख्स अपने पास जमा रखता है तो उसको जब उसकी प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाती है और मुसलसल होती रहती है तो वो फिर अपने पास उसको होल्ड नहीं रखता, वो मार्केट में किसी न किसी कंडीशन को में उसको इन्वेस्ट कर देता है। तो इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं है इंटरनेशनली। नेक्स्ट पॉइंट है नो प्राइस स्टेबिलिटी, बिकॉज अब आगे देखें, प्राइस स्टेबिलिटी नो है because there was no set rule when the supply of one metal rose और अदर मेटल्स फेल। अब इसकी मेन वजह यही है कि कोई सेट रूल नहीं है व्हेन द सप्लाई ऑफ वन मेटल्स, एक मेटल की जब बढ़ रही है अदर मेटल और दूसरे मेटल्स की, यानी सप्लाई ऑफ सिल्वर इंक्रीज़ हो रही है और सप्लाई ऑफ गोल्ड डिक्रीज़ हो रही है, तो कोई रूल की कंडीशन नहीं है। और नेक्स्ट में है लाइवलीहुड सप्लाईज ऑफ बोथ मेटल्स फेल, और मुमकिन है कि दोनों ही की सप्लाई क्या हो जाए, फेल, कम हो जाए, तो इसकी वजह से उसमें प्राइस स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो मुझे लगता है आपको ये टॉपिक बेहतर समझ आ गया होगा, और वीडियो को लाइक, शेयर्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया है बायमेटलिज्म एंड मेरिट्स ऑफ बायमेटलिज्म और डीमेरिट्स ऑफ बायमेटलिज्म। यहाँ से हमारे ये स्टार्ट हो रहे हैं मेरिट्स ऑफ बायमेटलिज्म। ये 4 पॉइंट्स हैं और इससे पहले हमने डीमेरिट्स हैं, सॉरी, डीमेरिट्स ऑफ बायमेटलिज्म, और इससे पहले हमने डिफाइन किया है मेरिट्स ऑफ बायमेटलिज्म। ओके, मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।